सिर्फ एक साल पहले ही $22 बिलियन यानी 1.82 लाख करोड़ के वैल्यूएशन के साथ बाइजू एशिया की सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप थी। लेकिन आज इनको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे हैं। कभी व्हाइट हैट जूनियर के साथ यूएस के मार्केट के सपने देखने वाले बाइजू के लॉसेज आज अलग अलग रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। जहां लास्ट ईयर इनका जो टोटल लॉस था वो 4,590 करोड़ था, वो इस साल बढ़ के 8,245 करोड़ हो चुका है। बाइजू के रेवेन्यू में तो लोगों को ग्रोथ दिखाई दिया, लेकिन लॉसेज इनके हर साल पाइलअप होते गए, जहां इनके ऊपर अलग अलग केसेस भी कोर्ट के थ्रू दिखाई देते जा रहे हैं। जैसे कि कभी इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने वाली बाइजू के ऊपर बीसीसीआई ने करीब 158 करोड़ रुपए ना चुकाने का आरोप लगाया और उनको कोर्ट में भी ले गए हैं। इसके साथ ही बाइजू के ही इन्वेस्टर्स ने बाइजू के ऊपर करीब $533 मिलियन के हेरफेर का भी आरोप लगाया है, जिसका मामला अभी यूएस से कोर्ट में चल ही रहा है। वहीं ईडी भी बाइजू के ऊपर करीब 9,000 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्ट के अंडर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और माइट भी आगे उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है इसमें। इन सब वजहों से $22 बिलियन वाली बाइजू की वैल्यूएशन करीब 99% गिर के करीब $225 मिलियन पे आ जा चुकी है और अब बाइजू को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे हैं, जिसके लिए रविंद्रम बाइजू ने अपने बैंगलोर के 2 फ्लैट्स तो गिरवी रख दिया ताकि वो 100 करोड़ रुपए जुटा पाए और अपने 15,000 एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाए करीब दिसंबर और जनवरी के महीने में। लेकिन सिचुएशन अब और वर्स होती जा रही है। बाइजू के पास अपने एम्प्लॉयज को अब बिल्कुल भी पैसे देने को बचे ही नहीं है, जिस वजह से उन्होंने अपने सारे ऑफिसेज बंद कर दिए हैं और अपने सारे एम्प्लॉयज को बोला है कि आप वर्क फ्रॉम होम ही काम करें ताकि ऑफिसेज के जो रेंट जाने हैं वो नहीं जाएंगे तो कंपनी का कुछ पैसा बच जाएगा। मतलब स्टार्टअप अब पूरी तरीके से डूबने के कगार पे आ चुकी है। In India, there's more trouble for Byju's. The edtech giant has vacated its offices across the country. Only one office is functional, and that's the headquarters in Bengaluru. 14,000 employees have been asked to work from home. लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक YouTube चैनल से शुरू हुआ फिजिक्स वाला आज अपने रेवेन्यू की नई ऊंचाइयां बढ़ता जा रहा है और अपने प्रॉफिट्स पे काफी तेजी से बढ़ा रहा है। लास्ट ईयर का अगर हम इनका रेवेन्यू देखें तो करीब 798 करोड़ रुपए था, वहीं इनका प्रॉफिट करीब 97 करोड़ से गिर के 16 करोड़ पे आ गया, क्योंकि कंपनी ने हार्ड एक्सपेंशन लास्ट ईयर किया था। फिर भी कंपनी काफी अच्छी प्रॉफिटेबल है। ये उन रेयर स्टार्टअप में से इंडिया में से एक है टेक के, जो कि अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्टिंग में ही मेंटेन करके रख रही है। फिजिक्स वाला फाइनेंशियल ईयर 22 में करीब 9 लाख बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहा था, जो कि अगले साल बढ़ के करीब 23.5 लाख हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन को हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल बनाते खान सर आज भारत के सबसे बड़े यूट्यूब के टीचर हैं, जिनके यूट्यूब पे करीब 2.25 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ है रविंद्रम बाइजू, दूसरी तरफ है फिजिक्स वाला और तीसरी तरफ है खान सर। इन तीनों में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसी क्या गलतियां बाइजूस ने किया जो कि फिजिक्स वाला और खान सर नहीं कर रहे हैं और किस वजह से ये तीनों स्टार्टअप्स में आपको एक बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाइजूस के जाने के बाद इंडिया का एडटेक स्टार्टअप पूरी तरीके से इकोसिस्टम किस तरीके से चेंज होगा और क्या क्या रीजंस थे जिस वजह से फिजिक्स वाला और खान सर तो सक्सेसफुल रह गए लेकिन बाइजूस यहाँ पे मार्केट में फेल हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो बॉयलर होता है, जब इसमें कोयला जलता है तो कोयले के जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो उसकी गंदगी ज्यादातर नीचे चली जाती है। एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जो जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। तो हमने इंडिया के सबसे बेस्ट टीचरों के साथ अपने साथ जोड़े और जो फीस यूपीएससी स्पेशली कहते हैं जो सबसे इंडिया में टॉप एलीट जॉब हुई है, उसकी जो फीस 2.5 लाख थी, सेम टीचर के साथ सेम पढ़ाई को हमने 7,500 रुपए में दे दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल नोट। तो अगर हम बाइजू की गलतियों को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम समझेंगे तो बाइजू एक टाइम में इंडिया के सबसे बड़े टीचरों में जाना जाया करते थे। जिसमें वो कैट की कोचिंग दिया करते थे, उस समय स्टेडियम फुल हो जाया करते थे क्योंकि बाइजू इंडिया में कैट के सबसे बेहतरीन टीचर माने जाते थे। बट अराउंड 2014 के टाइम उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल पिवट किया। इसका मतलब था कि उन्होंने जो पूरा कैट का वो कोचिंग दिया करते थे, उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया के क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाने में है। इसीलिए बाइजू इंडिया के जो 26.5 करोड़ की जो ऑडियंस थी, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ा करते हैं, उनके तरफ वो शिफ्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे जो उनकी पर्सनल ब्रांड था, बाइजू एक ग्रेट टीचर थे, रविंद्रम बाइजू ने वो चीज़ खो दिया। वो पूरी तरीके से अपने बिजनेस में फोकस हो गए और उन्होंने फंडिंग उठाने की शुरुआत कर दिया और धीरे धीरे बाइजूस में नए टीचर्स आने लगे। अब यहाँ पे बाइजू की जो पर्सनल ब्रांडिंग थी वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गई और बाइजू एक ब्रांड बन गया, ना कि रविंद्रम बाइजू का एक फेस पूरी तरह से ब्रांड बना था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे आज की डेट में अलग पांडे
अलख पांडे ने अपना YouTube चैनल की तरह अपना एक वीडियो बनाना शुरू किया और आज भी आप देखेंगे तो फिजिक्स वाला का जो टोटल फेस है वो अलख पांडे के फेस से पूरी तरह कोरिलेटेड है, जो कि आपको बायजू में देखने को नहीं मिलेगा। आज की डेट में जितने भी बच्चे फिजिक्स वाला से कनेक्टेड है वो सब अलख पांडे की वजह से कनेक्टेड है, क्योंकि वो एक पर्सनल ब्रांड है। यही सेम चीज आप अगर देखेंगे तो आपको खान सर के भी कोचिंग में दिखाई देगा। खान सर के YouTube चैनल पे भी आप देखेंगे तो करीब 2.25 करोड़ से ज़्यादा बच्चे उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चे उनके पेड सब्सक्राइबर भी हैं जो खान सर के छोटे छोटे कोर्सेज को खरीदा करते हैं। इन तीनों में अगर आप एक बड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, फिजिक्स वाला, बायजू रविंद्रम और तीसरा आप देखेंगे तो खान सर, इन तीनों में फेस का बड़ा डिफरेंस है। फिजिक्स वाला और खान सर ने अपनी फेस वैल्यू शुरू से लेकर अंत तक बनाई रखी, लेकिन बायजू रविंद्रम ने अपना फेस खुद पीछे कर लिया और ब्रांड को आगे किया। यही प्रॉब्लम आप अनअकैडमी में भी देख सकते हैं। अनअकैडमी में भी आप देखेंगे तो रोमन सैनी जब यूपीएससी क्लियर किए थे तो उनका रैंक 18 था, जो कि काफी बड़ा फेस अनअकैडमी के लिए बन सकते थे। लेकिन इन सब लोगों ने बिजनेसेस पे फोकस किया, इन सब लोगों ने अपना पर्सनल ब्रांड आगे नहीं किया। अगर आप सोचिए अनअकैडमी का पूरा ब्रांड अगर रोमन सैनी के नाम पे चल रहा होता तो ये ब्रांड आज के डेट में प्रॉफिटेबल हो चुका होता, क्योंकि बच्चे इतना ही ज्यादा कनेक्टेड होते। ब्रांड से अगर कोई गलती भी होती है तो उसके बाद अगर पर्सनल फेस है तो वो उसको संभाल लेता है। जैसे कि फिजिक्स वाला में कई सारे कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन उन सब को अलख पांडे ने अपने फेस के थ्रू संभाल लिया, बच्चों को कन्विंस करके रखा, बच्चों से एक इमोशनल टच रखा, जो कि बायजू रविंद्रम करना भूल गए। यही इनकी सबसे पहली मिस्टेक थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में इस समय ऑनलाइन एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा चलन हो गया है, लेकिन इसमें फेक डिग्रीज का भी काफ़ी ज़्यादा चलन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैं आज आपको कॉलेज विद्या रेफर करना चाहता हूँ, जिसमें आपको अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। सिर्फ आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है और कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। इसके बाद AI के थ्रू आपके अकॉर्डिंग बेस्ट सुटेबल कोर्स और बेस्ट डिग्री आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड जितनी यूनिवर्सिटीज़ है वो सारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से कनेक्ट होकर आप उनसे बात करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, या आप कॉलेज विद्या के लोगों के थ्रू आप अपना एडमिशन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं, जहाँ इनके एक्सपर्ट आपको फ्री काउंसलिंग पूरी तरीके से देंगे। ये काउंसलर आपको एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, जहाँ पे आप इजीली अपना फीस, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग और EMI फैसिलिटी के हिसाब से अपने जो भी यूनिवर्सिटी आप चाहते हैं उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी EMI ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करती है तो वो भी आपको कॉलेज विद्या के थ्रू मिल जाता है। इसके साथ ही कॉलेज विद्या आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और ऑनलाइन बूस्टर प्रोग्राम भी देता है, जो कि 6,999 रुपये तक का होता है। ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अभी जाके कॉलेज विद्या की साइट पे चेक कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। दोस्तों, आइए वीडियो में वापस आते हैं। दूसरी गलती अगर हम देखें तो वो कैश फ्लो मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी पे है। जब आप देखेंगे कि जब बायजू रविंद्रम भारत में काफी फेमस होने लगे अपने MBA के तैयारी के लिए, उसके बाद उन्होंने तुरंत फंडिंग उठाना शुरू कर दिया। आप देखेंगे तो 30 मार्च 2013 को उन्होंने सबसे पहली फंडिंग उठाई। उसके बाद बायजूस फंडिंग उठाते ही चली गई और 2017-18 में जाते जाते वो यूनिकॉर्न भी बन गए। यही एक डिफरेंस आपको फिजिक्स वाला और बायजूस में दिखाई देगा। फिजिक्स वाला ने पहले अपने आप को मार्केट में काफी स्टेबल किया, उन्होंने अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा फोकस किया। वहीं बायजू में ये फोकस था कि वो सबसे पहले फंडिंग लेके पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर जाए, और फिजिक्स वाला का पूरा फोकस था पहले हम अपने आप को मार्केट में वेल एस्टेब्लिश कर लें, उसके बाद हम अपने आप को एक्सपेंड करने पे सोचेंगे। आज आप देखेंगे तो फिजिक्स वाला अपने आप को गली गली तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हर एक छोटे से बड़े शहर में आज फिजिक्स वाला एक्सपेंड कर रहा है, बट इन्होंने ये तब किया जब वो खुद प्रॉफिटेबल हो गए, उन्होंने अपनी कोर टीम बना ली और मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद उन्होंने एक्सपेंशन पे और अपनी फंडिंग लेने पे फोकस किया। अभी लास्ट ईयर ही फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न कंपनी बनाए, मतलब $1 बिलियन की उनकी वैल्यूएशन अचीव हुई। तो इन्होंने बहुत जल्दीबाजी नहीं किया फंडिंग उठाने में। वहीं बायजू रविंद्रम 2013-14 के समय में ही काफ़ी बड़े सपने देखना शुरू कर दिए थे। उनका ये मन था कि मैं पढ़ाने में काफ़ी अच्छा हूँ, मेरे ब्रांड वैल्यू काफ़ी चलता है, तो वो तुरंत पूरे इंडिया में एक्सपेंड हो जाए। हमने काफ़ी सारी फेल्ड स्टोरीज पे वीडियो बनाई हुई है, उन सब में हमने यही देखा है कि बहुत जल्दी एक्सपेंशन करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे कि तो $22 बिलियन पे जिस समय बायजू स्टैंड कर रही थी, वो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इतनी बड़ी कोई इंडिया में कोई स्टार्टअप था भी नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से अपने आप को एक्सपेंड करने पे फोकस किया। और बायजू रविंद्रम सिर्फ इंडिया में नहीं एक्सपेंड करना चाहते थे, वो US के भी मार्केट में जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने व्हाइट हेड जूनियर को एक्वायर किया, जो कि उनका सबसे बड़ा लॉस मेकिंग स्टार्टअप बना। ये सबसे कोर गलती थी बायजू रविंद्रम की। वहीं तीसरी तरफ आप खान सर को देखिए, तो खान सर ने अभी तक मार्केट में अब वो चाहे तो काफी बड़ी एक फंडिंग उठा सकते हैं और वो भी बहुत ही जल्दी यूनिकॉर्न बन सकते हैं। बट अभी तक खान सर आप देखेंगे तो उन्होंने कोई फंडिंग मार्केट से नहीं उठाई है। उन्होंने अपने आप को पहले मार्केट में बिल्ड किया, उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज बनाए और उसको अपने प्लेटफॉर्म के ही थ्रू बेचना शुरू किया। फंडिंग लेना आज खान सर के लिए सबसे आसान चीज होगी।
लेकिन उन्होंने अभी तक फंडिंग नहीं लेके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि फंडिंग लेने के बाद आपके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर आ जाता है। इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत चलना जरूर पड़ेगा, आप कितने भी बेहतर टीचर हो फिर भी। तो यही एक गलती बायजू रविंद्रम से हुई और यही एक बेहतर चीज फिजिक्स वाला और खान सर ने किया। तीसरी अगर हम गलती देखेंगे तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में दिखाई देती है। बायजू रविंद्रम जब इंडियन मार्केट में आए, क्लास 1 से लेकर 10 तक उन्होंने कोर्सेज बनाना शुरू किए, तो उन्होंने बच्चे को लिए एनिमेटेड कोर्सेज बनाना शुरू किए, जिस तरीके के कोर्सेज इंडिया में नहीं होते थे। इन्होंने क्लासेस को काफी इंटरेक्टिव करने की कोशिश किया, मतलब अगर एक लॉज ऑफ मोशन का भी कोई थ्योरम समझाना है तो उसको भी उन्होंने काफी इंटरेक्टिव वे में 3D वे में बच्चों को समझाने की कोशिश किया, जो कि काफी अच्छा तरीका था। अब इस वजह से प्राइसेस तो इंक्रीज होने ही होने हैं। तो अगर आप इस समय क्लास 4 का कोर्स देखेंगे बायजूस का, तो वो करीब 26,000 रुपए का है। वहीं फिजिक्स वाला में आपको 4 से 5,000 रुपए में वो कोर्स मिल जाएगा। तो इन्होंने मार्केट में एक्सपेरिमेंट किया, बट इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। आज की डेट में जो अपने बच्चे को क्लास 4-5 में पढ़ा रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि कितना इंटरेक्टिवली पढ़ाया जा रहा है, बट वो ये देख रहा है कि मेरे बच्चे के मार्क्स कितने आते हैं और कितना कम पैसा हमें खर्चा करना पड़ता है। तो इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट था, जिसको बायजू रविंद्रम नहीं समझ पाए। अगर वो इतना एनिमेशन नहीं यूज करते, एक नॉर्मल कोर्सेज भी बनाते, तो अपने कोर्सेज के प्राइस 5 से 8,000 के रुपए में बहुत आराम से रख सकते थे, जो कि बायजू रविंद्रम ने नहीं किया। एक समय में इनके एनिमेटेड कोर्सेज काफी ज्यादा चल रहे थे, ये टैब भी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मार्केट में लोगों को दूसरा ऑप्शन दिखाई दिया, लोग उस तरफ स्विच हो गए, क्योंकि पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं था और बायजू जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा था वो मार्केट लीडर बना हुआ था। जैसे ही नए नए स्टार्टअप्स आते गए, लोग तुरंत दूसरे तरफ शिफ्ट होते गए, और कोविड के टाइम में आप देखेंगे तो बायजू सबसे ज्यादा ग्रो किया था। और कोविड जैसे ही खत्म हुआ, बच्चे ऑफलाइन की तरफ जैसे ही जाना शुरू किए, उनको एक दूसरा रास्ता मिल गया और वो सस्ते ऑफलाइन कोर्सेज की तरफ वापस चले गए। तो दोस्तों, बायजूस की सारी गलतियां समझने के बाद अब हमें यह समझना चाहिए कि अब ऑनलाइन जो इंडस्ट्री है एडटेक की, वो किस तरफ जाने वाली है, क्योंकि इसका एक मेजर प्लेयर मार्केट से बाहर हो रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट फर्म आनंद राठी की एक रिपोर्ट देखें, तो इंडिया में हायर एजुकेशन और स्किलिंग मार्केट, जो कि अभी करीब $55 बिलियन का है, वो 2035 तक करीब $180 बिलियन का होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे अपना अंडर ग्रेजुएट पूरा कर लेते हैं, वो इंडिया के बाहर कुछ एजुकेशन करने जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, अभी फिजिक्स वाला ने भी अपना एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, यूनिगो नाम का, जहां पे वो अब्रॉड स्टडीज के लिए बच्चों को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही इंडिया में अब अब्रॉड एजुकेशन का चलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो आप उस तरीके के प्लेटफॉर्म को काफी इंडिया में आगे बढ़ते देखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे अपग्रेड हो गया, ग्रेट लर्निंग, स्केलर, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इस समय इंडिया में काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि या तो ये आपको अब्रॉड स्टडी के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं, या फिर आपको स्किल बेस्ड कोर्स दे रहे हैं। मतलब 4-6 महीने के कोर्सेज, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा साइंस, इन सब टाइप के कोर्सेज का भी चलन इंडिया में अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो अब जो पूरा फोकस इंडिया के 26.5 करोड़ जो कि बच्चे हुआ करते थे क्लास 1 से 10 तक के, उनसे हट के पूरी तरीके से उन 4 करोड़ की ऑडियंस पे चला गया है, जो कि अभी कॉलेज में स्टडीज कर रहे हैं। तो अब ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इंडिया के जो 4 करोड़ बच्चे स्कूलों के बाद जो कॉलेज में पढ़ा करते हैं, उनके तरफ हर इस समय कंपनीज का फोकस है, क्योंकि बच्चों के मार्केट को अभी तक कोई इंडिया में क्रैक कर नहीं पाया है। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपको अपग्रेड और एमिरेट्स नाम की कंपनीज आपको इंडिया में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ती जाएंगी, और जितनी भी स्किल बेस्ड कोर्सेज आएंगे इंडिया में, वो अब आने वाले 10 सालों में काफ़ी तेजी से बढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेगा। आप अपना ओपिनियन भी कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से।